जहां एक तरफ पाकिस्तान सेना के घोटाले का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, जानेंगे क्या चला है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या ताइवान भारत के लिए खतरा बन सकता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रक्षा सेवाओं में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं, अपारदर्शी खरीद और गलत तरह से खर्च हुआ है। एजीपी ने साल 2023-24 के लिए रक्षा सेवाओं के खातों पर अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा किया है। एजीपी ने 300 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट में कई गंभीर मामले उजागर किए हैं। ऑडिट में 566 अरब रुपए के खर्च को शामिल किया गया है। इसमें 2022-23 ऑडिट के दूसरे चरण के दौरान 335.63 अरब और 2023-24 ऑडिट के पहले चरण में 230.66 बिलियन रुपए शामिल हैं। कहा जा रहा है कि ऑडिट में रनिंग अकाउंट्स रिसीट्स के माध्यम से कामों के पूरा होने से पहले अग्रिम भुगतान, वित्तीय शक्तियों का विभाजन, किराए और संबंध शुल्कों की वसूली न करना, लागू करों की कटौती न करना, सार्वजनिक खरीद नियमों का उल्लंघन, A1 भूमि नीति का पालन न करना, रक्षा सेवा विनिमय को प्रमुख मुद्दों के रूप में पहचाना गया है। इसमें कहा गया कि रक्षा सेवाओं को वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए मूल बजट में 1.563 ट्रिलियन रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 1.592 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया। रिपोर्ट में पिछले 40 सालों में ऑडिट्स आपत्तियों के साथ रक्षा संरचनाओं की खराब अनुपालन दर पर चिंता व्यक्त की गई। कहा गया कि खातों को नियमित करने के प्रयास अपर्याप्त हैं। 1985 से एक सारणीबद्ध रिकॉर्ड देते हुए एजीपी ने उल्लेख किया, रक्षा मंत्रालय ने 1974 में से संसद की लोक लेखा समिति के 659 निर्देशों का पालन किया, जो दिखलाता है कि पीएसी निर्देशों का अनुपालन बहुत धीरे धीरे हुआ। रक्षा उत्पादन मंत्रालय का प्रदर्शन भी बेहतर नहीं था। उसने 372 पीएसी निर्देशों में से केवल 109 का अनुपालन किया। सेना संरचनाओं के ऑडिट के दौरान रिकॉर्ड से ये देखा गया कि खरीद नियमों का उल्लंघन करके की गई। कुछ मामलों में पारदर्शी बोली प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए खरीद और कॉन्ट्रैक्ट पसंदीदा ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को दिया गया। एजीपी ने बताया कि विभागीय लेखा परीक्षा समिति ने जिम्मेदारी तय करने के लिए उचित रूप से जांच या तथ्य खोज जांच आयोजित करने की सिफारिश की। डीएसी ने यह भी निर्देश दिया कि व्यय को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित किया जाए। हालांकि वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रकाशित होने तक कई महीनों तक इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। खरीद नियमों के मुताबिक 5 लाख रुपए से ज्यादा की खरीद का निर्धारित तरीके से पीआरए के वेबसाइट पर विज्ञापन दिया जाना चाहिए। ऑडिट में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 के लिए सेना संरचनाओं की कई खरीद ने इन नियमों का उल्लंघन किया है। ऑडिट में जो मामले खास तौर से सामने आए, उनमें से एक मामला आर्मी स्कूल से जुड़ा था, जहां औपचारिक अनुबंध समझौतों या अनुमानों के बिना विदेशी प्रशिक्षुओं मेस शेड के जीर्णोद्धार और स्टोर की खरीद पर धन खर्च किया गया था। सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना ये काम किया गया। ऑडिट से पता चला कि एक आर्मी फॉर्मेशन में बोली प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए ठेकेदारों को सबसे कम बोली से 3 गुना अधिक दरों पर खरीद आदेश जारी किए गए। ये सारी चीजें दिखा रही है कि किस लेवल का पाकिस्तान की सेना में भ्रष्टाचार है। जब किसी सेना में भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है तो फिर उस सेना का अंत हो जाता है, और यही चीज यहाँ पे हो रही है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने कहा है कि चीन सिर्फ उनको ही आंख दिखाता है, जबकि वो रूस से अपनी जमीन वापस नहीं ले पा रहा है। ताइवानी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में लाई ने कहा कि चीन ताइवान पर दावा करता है। चीन को क्षेत्रीय अखंडता के बारे में इतनी ही चिंता है तो उसे 19वीं शताब्दी के आखिर में चीनी राजवंश द्वारा रूस को दी गई जमीन भी वापस लेनी चाहिए। ताइवान के राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय में आया है जब चीन ने उनके देश के खिलाफ बल प्रयोग के संकेत दिए हैं। खास तौर से लाई चिंगते के रुख पर चीन नाराजगी जता रहा है। लाई को चीन अलगाववादी कहता है। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है। दूसरी ओर ताइवान की सरकार चीन के दावों को खारिज करती रही है। ताइवान की सरकार कहती है कि केवल द्वीप के लोग
लोग ही अपना भविष्य तय करने का अधिकार है। रविवार को देर रात आए इंटरव्यू में लाई ने 1858 की एगुन संधि का जिक्र किया। इस संधि के तहत चीन ने रूस के सुदूर पूर्व में रूसी साम्राज्य के लिए भूमि के एक विशाल क्षेत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जो अमूर नदी के साथ वर्तमान सीमा का ज्यादातर हिस्सा बनाता है। चीन के किंग राजवंश ने अपने गिरावट के दौर में मूल रूप से संधि की पुष्टि करने से इनकार कर दिया था, लेकिन 2 साल बाद पेकिंग सम्मेलन में इसकी पुष्टि की गई। इसे चीन 19वीं शताब्दी में विदेशी शक्तियों के साथ असमान संधियों में से एक कहता है। लाई ने कहा कि चीन अपनी क्षेत्रीय अखंडता के लिए ताइवान पर कब्जा नहीं करना चाहता है। अगर यह क्षेत्रीय अखंडता के लिए है तो फिर वह रूस के कब्जा से अपनी जमीन को वापस नहीं लेता है। जिस जमीन को एगुन की संधि में हस्ताक्षर कर चीन ने रूस को दिया था, रूस तो आज के समय में अपने सबसे कमजोर दौर पर है। ऐसे में चीन किंग शासन के दौरान हस्ताक्षरित एगुन संधि को रूस को याद दिलाते हुए उससे अपनी जमीन वापस मांग ले। चीन ऐसा नहीं करता है तो साफ है कि वह क्षेत्रीय कारणों से ताइवान पर आक्रमण नहीं करना चाहता है। लाई ने कहा कि चीन वास्तव में ताइवान पर अपने इरादों के साथ जो करना चाहता है वो नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बदलना है। वह पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में आधिपत्य हासिल करना चाहता है, यही उसका वास्तविक उद्देश्य है। चीन के ताइवान मामलों के कार्यालय ने लाई के टिप्पणी पर जवाब नहीं दिया। चीन की सरकार का कहना है कि ताइवान प्राचीन काल से ही चीनी क्षेत्र रहा है। किंग ने 1895 में एक अनमान संधि में ताइवान को जापान को सौंप दिया और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसे चीनी सरकार को सौंप दिया गया। 4 साल बाद ही माओ त्से-तुंग के कम्युनिस्टों के साथ गृह युद्ध हारने के बाद चीनी सरकार ताइवान से भाग गई। अब ये पुरानी कहानी निकाली जा रही है और जिसके तहत ताइवान ने ये बात कहा कि अगर तुम हमारे पीछे पड़े हो तो क्यों नहीं जाते हो और रूस से क्यों नहीं ले लेते हो। तो आपको बता दूं, यहाँ जिस अमूर नदी की बात करते हैं, यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है और इस ब्रिज में चाइना और रूस की दोस्ती की निशानी मानी जा रही है। यहाँ पर व्लादिवोस्तोक जो पोर्ट है, उस पोर्ट को पहली बार रूस ने खोला भी और ये माना गया कि रूस के पूरे इतिहास में 165 साल बाद रूस को एक बड़ा हार मिला, जिसे माना गया कि रूस कमजोर हो गया है। यही वजह है कि फार ईस्ट में अब धीरे धीरे रूस को वो मोर्चे खोलने पड़ रहे हैं जो मोर्चे कभी भी रूस ने नहीं खोले। तो जैसा ताइवान कह रहा है उस हिसाब से रूस चल भी रहा है, रूस के साथ चाइना चल भी रहा है और चाइना का एक्शन बताता है कि धीरे धीरे वो रूस के उन इलाकों पर नजर रखे हुए है। पर फिलहाल बात है कि किसको पहले शुरुआत ताइवान से, फिर हो सकता है भारत पे आए और फिर हो सकता है कि आखिर में रूस की तरफ जाए। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।